लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। इस बार चुनाव को लेकर युवाओं का क्या मूड है, ये जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम निकली रायपुर में वोटर से खास बातचीत की। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की चुनावी चौपाल देख रहे हैं हम। आप पहुंचे ईवर पाठशाला, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। पहले चरण की चुनाव समाप्त हो गई है 26 अप्रैल को 3 चरणों में। उसके बाद 7 मई को 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। हम युवाओं के बीच पहुंचे हैं। कैसी सरकार वो चाहते हैं, किस तरीके से उनके मुद्दे हैं, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए नई सरकार में, तमाम युवाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, कैसी सरकार आप चाहते हैं और चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपका? चुनाव में मुद्दा ये रहेगा कि मतलब ओवरऑल जो है पूरी प्रोग्रेस हो, हमारे जो भी मतलब कंट्री की प्रोग्रेस हो वो इस टाइप से हो कि वो यूथ्स के लिए भी हो, वो कास्ट वगैरह को भी लेके हो, वो ST SC OBC है तो वो जनरल वालों के लिए भी हो। ओवरऑल प्रोग्रेस जो हो वो सारे लोगों को लेके हो। ऐसे नहीं अगर आप ST SC OBC हो तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, और जनरल वालों के जैसे सीट्स बहुत कम बुक की जाती हैं गवर्नमेंट वगैरह पे, जॉब्स वगैरह पे, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करके स्टडी एजुकेशनल पर्पस, मतलब जो एजुकेशन है इंडिया का, उसको थोड़ा डेवलप किया जाए। जॉब की बहुत बात हो रही है, रोजगार की, आप भी मानते हैं मुद्दा होगा चुनाव में रोजगार? होगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए। मतलब बहुत लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो मतलब वो लोगों के लिए जस्टिस होनी चाहिए ना। तो उस बेसिस में मैं चाहती हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े और मतलब सबको कंसिडर किया जाए। मेन मुद्दा ये रहना चाहिए। आपका क्या नाम है? गीतिका। किसको सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में? चुनाव में सपोर्ट बीजेपी। क्यों बीजेपी को? क्यों? मुद्दा कुछ तो होगा, कुछ सोचे होंगे क्यों बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए? बीजेपी हमारी बहुत मदद करती है और वो सबको लेके साथ में चलती है, जैसे मुद्दा, और एजुकेशन में भी हमको बहुत डेवलप हुआ है, और कंस्ट्रक्शन लेवल सब बीजेपी ज़्यादा। आप कहाँ से? मुंगेली से। क्या माहौल है मुंगेली तरफ? मुंगेली तरफ तो भाजपा का ही माहौल है सर। भाजपा जो है इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दे रही है, आने वाले यूथ को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए बीजेपी का ही लगभग सपोर्ट रहेगा हमारा तो बीजेपी को। बीजेपी बनती है सरकार तो और क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए युवाओं के लिए? क्या होना चाहिए? कुछ कमी रह गई होगी 10 साल में, ऐसा क्या होना चाहिए कि अगले 5 साल तक युवाओं के लिए सरकार सोचे? जी सर, जो युवाओं के लिए हो रहा है वो एजुकेशन तो एक है ही, बट जैसे कॉलेज सब बन चुके हैं, सब पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जॉब के लिए कहीं ना कहीं वो आरक्षण वाला बात आता है, तो वो समानता सबको मिलनी चाहिए, सबको प्रॉपर जॉब मिलना चाहिए। ये बहुत सारी बात हो रही है आरक्षण खत्म करने की, सहमत हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। जो योग्य है उसको सब मतलब साधन सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण के चक्कर में क्या हो रहा है, OBC और जनरल पीछे रह जा रहे हैं। जो योग्य है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, और जो योग्य नहीं है वो वहाँ उस सीट पर बैठ के मजे कर रहे हैं। आप भी वोट डालेंगे इस बार? यस सर। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब वोट डालने जाएंगे उस समय? सर फर्स्ट तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला है, क्योंकि बहुत अभी जैसे हमारी जो है जनरेशन है उसमें भी हम लोग जितना भी पढ़ ले पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, और अगर जो मिल भी रही है तो उसमें भी उतनी मतलब सैलरी नहीं है या फिर उतनी अच्छी नहीं है। तो एक ये मेरा रहेगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनल भी इशू फेस किए हैं, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, फैसिलिटीज़। आप कहाँ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय है, मैं रायपुर से हूँ। रायपुर में उम्मीदवार तो पता होगा कौन होगा, क्या लगता है माहौल यहाँ पे? मैं एज कम्पेयर टू इलेक्शन मैं अपना गुड लीडर चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी टू एज अदर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ कल्चर में भी उनको हर चीज़ पता है, और कल्चर में हमेशा लीडर को अपने इंडिया में अपने कल्चर और अपने देश के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी में एज कल्चर भी देखा जाता है, और इक्वालिटी जो बोल रहे हैं एज एजुकेशन और अदर्स में भी मेरे को ऐसा लगता है वो परफेक्ट है। और ऐसा है कि कल्चर जो है हमारा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अदर देश को देखोगे तो अपना कल्चर लेके चलते हैं साथ में, अपने कल्चर के बारे में हर चीज़ पता होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है। अपने कल्चर को अपना
आगे बढ़ाना चाहिए। और इन लोगों ने जो बोला है एजुकेशन को लेके, तो पहले के मुकाबले अभी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब हो, बहुत मिल रहा है और एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है। अभी हम लोग को पहले अलग ही बताया जाता था और एजुकेशन में भी थोड़ा सा ऐसा रहता था कि हम अपने कल्चर के बारे में नहीं पढ़ते थे। जानते हो आप, पहले भी हमारे कल्चर में हिंदू को लेके बहुत रहता है कि अभी भी बहुत डेवलप हुआ है कि हम अपने कल्चर के बारे में जान रहे हैं, नए यूथ है, तो उस हिसाब से मैं ऐसा कल्चर वाइज भी देखना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन भी हो सब चीज़, बट हमको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बाकियों देशों को देखो आप, अपना कल्चर साथ में लेके चलते हैं, वो कभी अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। तो मैं इस हिसाब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ही वोट दूँगी। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला कर पाएगा कांग्रेस में? कोई ऐसा लीडर दिखता है कांग्रेस में? नहीं, उसके लिए यहाँ से होना ज़रूरी है ना, अपने कल्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप राहुल गांधी को देखोगे तो उसको प्रॉपर हिंदी बोलना भी नहीं आता है ढंग से, देखा जाए तो। और जहाँ तक वो मेरे को सपोर्टिव नहीं लगते हैं अपने इंडिया को लेके या कल्चर या फिर किसी भी सिस्टम को लेके। वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि कहाँ क्या करना चाहिए। बस यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता है, अपने देश के बारे में जानना भी चाहिए ना इंसान को कि क्या है कैसा है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कंपेयर है, मेरे को लगता है बीजेपी ही सही रहेगी। आपको कौन सी पार्टी सही लग रही है? बीजेपी। क्यों? मोदी जी की वजह से मुझे, मतलब वो हर चीज़ को देख के चलते हैं और अपने इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी सोचते हैं। उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं इंडिया के बारे में, इसीलिए मेरे को बीजेपी पसंद। तो देखिए, तमाम युवा हैं प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। नई सरकार से उसकी उम्मीद होगी। कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से? रायपुर से। कैसी सरकार चाह रहे हैं अभी, और अभी जो सरकार चल रही है पिछले 10 साल से, खुश हैं, संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें खुश है, बहुत संतुष्ट है। कुछ चीज़ें और भी है जो उसमें हमको ऐड ऑन करनी चाहिए। जैसे हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है ना, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो लोग सरकार आजकल फ्री में देती है वोट बैंक पाने के लिए, तो वो चीज़ें बंद करके युवाओं को जो चीज़ें चाहिए, युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए डेवलपमेंट, है ना। पूरे वर्ल्ड में एक लीडरशिप जो क्वालिटी चाहिए हमारे देश की, वो हमको चाहिए। तो वो चीज़ें हमको मोदी सरकार में दिखती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपेयर में। ये बार बार बात हो रही है भारत को विश्व गुरु बनाने की। उम्मीद है कि आगे चलकर भारत विश्व गुरु बनेगा, और अभी सरकार से क्या उम्मीद है आपको जो नई सरकार आएगी? देखिए, बात विश्व गुरु की है तो अभी तक जो लीडरशिप हमें दिखी है मोदी सरकार में, तो लीडरशिप काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स पे हम काम कर सकते हैं। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ सभी जगह पे अलॉटमेंट बजट में काफ़ी ज़्यादा देना चाहिए, जिससे ग्रोथ आपको हर सेक्टर में दिखे, ना कि सिर्फ डिफेंस में जाए, ना कि सिर्फ फाइनेंस में जाए। और रही बात दूसरे जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, लद्दाख का मुद्दा हो गया, चाइना बॉर्डर का मुद्दा हो गया, वो सब पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वोटिंग सीजन है, समझ रहे हैं हम। सरकार अपना जोड़ना चाहूंगा, बार बार जो बात हो रही है लद्दाख के कुछ लोग वहां पर विरोध में उतरे हैं, चीन कब्जा कर रहा है, बात सही लगती है आसपास के इलाकों में जो हो रहा है? देखिए, जितना इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आ पा रहा है उससे तो हमको यही लग रहा है कि सरकार इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही। देना चाहिए, स्कोप है बिल्कुल, और ये सब चीजें करने से और जो है यूथ इनसे जुड़ेगा। जो अभी हो सकता है वहां के यूथ खिलाफ है इनके, वो जुड़े अगर उनकी मदद करें तो, और ज्यादा वोट बैंक आ सकता है इनके पास। आप आगे आइए। ये बार बार बात हो रही है, विपक्ष के तमाम लोग जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, आरोप लगाया जा रहा है। सही मानते हैं ये सब जेल में है? और जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल कर सामने, भ्रष्टाचार की जेल में जिस तरीके से डाला गया है, सही लगता है आपको? कुछ किए होंगे तो गए वो जेल, या इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? सर, मुझे तो वो केजरीवाल सर का मैटर फेक लगता है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम पे सब चीज़ें बाहर आ रही है और चीज़ें बता रहे थे बहुत पहले से ही हैं, और ऐसे दिखाता है कि कंपनी बहुत कम टाइम में ज़्यादा उनको बिड प्रोवाइड करी, ऐसा बहुत सारा उनको वो दी फाइनेंस का, पर उतना पॉसिबल नहीं है। बस ऐसा उनको दिखाया जा रहा है ताकि उनसे वोट काम है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के करंटली कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, कांग्रेस तो कहीं से नहीं है, अरविंद केजरीवाल सर ही हैं जो उनके कॉम्पिटिटर हैं। तो बस अपने कॉम्पिटिशन को लो करने के लिए उन्होंने क्या पता किया हो। मतलब आप मान रहे हैं आप ही मुकाबला कर सकती है बीजेपी का? कौन? आम आदमी पार्टी वही कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सबसे अच्छी डेवलप हुई इकोनॉमी में, पर हाँ वो सेफ नहीं है। ये बात भी सही है कि वो दिल्ली सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, पर उन्होंने कहीं कहीं डिक्टेटरशिप भी करी है। ऐसा। आपका क्या नाम है?
जी मैं प्रदेश पांडे, कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर का माहौल तो पता होगा, क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति आपको? देखिए यहाँ की स्थिति साफ है। जैसे कि अभी सूरत में घटना देखने को मिली कि वहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका निरस्त हो गया और एक तरफा जीत होकर के उनको सांसद घोषित भी कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि रायपुर के साथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि 400 की लड़ाई में अब सिर्फ 399 सीट हमारी बची हुई है। तो रायपुर में भी ऐसा हो सकता था और बृजमोहन अग्रवाल निर्विरोध चुनाव जीत सकते थे। बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, बात लोकल कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल की भी है, जो इतने लंबे समय से ईमानदारी के साथ इस पार्टी का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जो नारा दिया है उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूं कि ना आर है ना पार है, इस बार मोदी सरकार है। और मोदी का रहना क्यों जरूरी है, इस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में देखिए बेरोजगारी और देश में शिक्षा और देश में स्वास्थ्य, देश में जो तमाम विषय हैं, ये तभी संभव है जब देश होगा। और देश तभी होगा जब देश में एक शानदार नेतृत्व होगा, देश में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उससे डरे। और हमारे देश को अगर विश्वगुरु बनना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में एक शानदार लीडर हो। तो वो लीडर नरेंद्र मोदी हैं और उनके नेतृत्व में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट इस बार जो है वो बीजेपी को मिलेगी और मिलना भी चाहिए। कारण यही है कि देश अगर समृद्ध रहेगा, देश की रक्षा होगी, तो देश के अंदर अच्छा रोजगार की एक बहुत सारी बातें जो करते हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से डिजिटल इंडिया शुरू किया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट शुरू किए, तो आज के डेट में किसी व्यक्ति को ये कहना कि मैं बेरोजगार हूँ ये भी गलत होगा, क्योंकि इतने सारे रोजगार के मीडियम हैं, सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब हैं, उसमें आप अपने एजुकेशन सेक्टर खोल सकते हैं। इतना पैसा कमाने का इतना जरिया मोदी जी ने खोल दिया। सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों सपोर्ट करता हूं, तो 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मुझे मेरे आवास में मिली। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सिर्फ ग्रामीणों के लिए है, वो शहरी लोगों के लिए भी है। और मैं जब ग्रामीण बैंक से अपना लोन फाइनेंस कराया तो जब मुझे ये सब्सिडी मिली, मेरे डायरेक्ट लोन के खाते में आई, तो मैंने देखा कि मेरा 1.5 साल का जो लोन पटाना था वो कम हो गया। तो मेरे जीवन के 1.5 साल तो मोदी जी ने आसान कर दिए ना। उस 1.5 साल में मैं भारत के विकास में कोई नया काम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मोदी जी। आंतरिक सुरक्षा एक मुद्दा होगा क्या चुनाव में? जिस तरीके से भी बात रख रहे थे लद्दाख और चीन का जो मसला है, देखिए क्या होता है कि कोई भी जो सैन्य गतिविधि होती है या देश का जो आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है, ये बहुत संवेदनशील होता है और इस मुद्दे पर बहुत जल्दी रिएक्शन देना भी कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भारत पर जो हमला हुआ और भारत ने जिस प्रकार से उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली, आज तक के सबसे बड़ी जो मूवमेंट है नक्सलियों के खात्मे का वो इस बार हुआ है। और मोदी जी 4थी या 5वीं बार बस्तर आए हैं। तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में जब 11 की 11 सरकार बीजेपी की होगी और मोदी जी जब 6वें और 7वें बार आएंगे तो नक्सल समस्या यहाँ से खत्म हो चुका होगा। तो ये आंतरिक सुरक्षा, हम बाहर के लोगों से तो हम लड़ेंगे, वो बात की चीज है, लेकिन पहले हमें ना अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना होगा। और अंदर के दुश्मनों में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी हमारी दुश्मनी है, क्योंकि दुश्मन इसलिए है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपना जो एजेंडा तैयार किया है वो बंटवारे का एजेंडा तैयार किया हुआ है। और कांग्रेस की हर जगह पॉलिसी में आप देखिए कि आज कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं नामांकन भरने के लिए, तो हम उनको भी देखते हैं कि कौन गया नामांकन में। बड़े बड़े नाम थे कांग्रेस के नेताओं में, मूछ मुड़ा देंगे, इस तरीके की चीजें कर देंगे, जो उनका घमंड आ गया था। मूछ तो मुड़ाया नहीं अभी तक। तो मैं ये वीडियो भी देखना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक महान नेता है, संस्कृति मंत्री भी रहे हैं हमारे, उनका मूछ मुड़ाने वाला वीडियो अगर आप ले आके दिखाएं हमें कि चुनाव तो हार चुके हैं, तो जब अब इतना घमंड आपको था और अब जब आप यहाँ पे नहीं हैं तो किस तरीके से आप लोग सर छुपा छुपा के घूम रहे हैं। दूसरी जो भूपेश बघेल ने जो योजना चालू की थी, गौठान योजना, उसके बारे में क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में घूमता रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौठान योजना उन्होंने शुरू की थी ना, वो इसीलिए शुरू की थी कि कांग्रेस जब हार जाए तो उसके जो पार्षद, विधायक और उनके जो नेता लोग वहां जाके अपने अड्डेबाजी कर सके गौठान में। नक्सलवाद का आपने जिक्र किया, अभी भी चुनौती है छत्तीसगढ़ के लिए। और एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री कल आए हुए थे, आज भी उन्होंने अंबिकापुर में सभा की है। कल शक्ति की सभा में उन्होंने ये कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करनी है, मोदी की गारंटी है। इस बात से सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि इसका मैं तर्क ये प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मोदी जी के आने के पहले 29 नक्सली यहाँ पे मारे गए, और उसके बाद जो सुकमा और कोंटा के जो एरिया कमांडर थे और 7 या 8 नक्सलियों का जो ग्रुप था, उसने आंध्र प्रदेश में जाकर के सरेंडर किया। उनकी ये भी हिम्मत नहीं थी कि वो छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर सके।
तो वो दूसरे राज्य में जाकर के और सरेंडर करके ये कह रहे हैं कि हमें बचा लो। तो बीजेपी के आने की डबल इंजन की सरकार का ये फायदा तो है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि नक्सली एक दिन सही ट्रैक पर आएंगे। जिस उद्देश्य से उनका शुरुआत हुआ था वो उस उद्देश्य से भटक चुके हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। आपका क्या नाम है? अमन शुक्ला, कहाँ से हैं? रायपुर से। जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके विचार से? मेरे विचार से रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर यदि सांसद प्रत्याशी काम करते हैं तो वह बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि रोजगार ना सिर्फ समस्या छत्तीसगढ़ की है बल्कि पूरे भारत की है। और दूसरी चीज़ जो रोजगार के साथ साथ मैं कहूँगा कि स्वरोजगार की बात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे प्रमोट भी कर रही है और बहुत इस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आज डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मोदी जी ने अभी इन्फ्लुएंसर समिट किया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे किया जा सकता है जो विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं, और बेहतर हो सकता है। इसे ना सिर्फ सीएम स्तर पर, पीएम स्तर पर, इसे विधायक स्तर पर भी किया जा सकता है कि लोकल के जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य किया जाए। पिछले 10 साल में जो सरकार चली है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? मैं अगर रेटिंग में कहूँ तो मैं 10 में 8 दूंगा। कुछ ऐसे भी सेक्टर है जहाँ सरकार काम नहीं कर पाई है, जो कि बात महंगाई पर लागू होती है। आज अगर महंगाई पर चर्चा की जाए तो ये बात आती है कि सरकार ऐसी बात थोप देती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? महंगाई से आज आदमी त्रस्त है। भले ही योजना के माध्यम से उन्हें लाभ मिल जा रहा है, लेकिन कोई परिवार ऐसा भी है जिन तक योजनाएं भी नहीं पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ की स्थिति आज अलग है। 5 साल के लिए मुफ्त राशन बढ़ा दिया गया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है। ये एक चीज और निकल कर सामने आई है तमाम चुनाव के दौरान, राम मंदिर का मुद्दा काफी हावी रहा है, राजनीति जमकर होती रही है। क्या मानते हैं इस राम मंदिर भी इस चुनाव का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी कई सालों से राम मंदिर के लिए लगी हुई थी, मोदी जी खुद कई सालों से उस पीस के लिए लगे हुए थे, तो ये बिल्कुल बीजेपी की जीत है और पूरे हिंदुओं की जीत है। ये आप बताइए, ये जिस तरीके से आरोप तमाम विपक्ष के लोग लगाते हैं बीजेपी पर कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाती है, राजनीति उस तरीके से होती है, ये मुद्दा भी रहेगा क्या चुनाव में हावी हिंदू मुस्लिम का? बहुत हद तक नहीं, लेकिन मुस्लिमों के साइड से रहेगा, हिंदुओं के साइड से तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ हद तक 20% मुस्लिमों के साइड से रहेगा। तो देखिए, तमाम युवा हैं देश के, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। एक तरीके से बीजेपी को कुछ सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में रोजगार, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी काफी हावी रहेगा। कैमरामैन गोपेंद्र निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।